वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज की इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर सामूहिक आनापान सती ध्यान करें। और आज मेडिटेशन मैं करवाऊंगी दोस्तों। तो सभी लोग एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वे अपने चश्मों को उतार दें। जो जमीन पर बैठ सके वो जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और उसे गोदी पे रख लें। पैरों को क्रॉस करें और बड़ी ही कोमलता से धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी नाभि तक भरें। धीरे धीरे उसे बाहर निकालें और बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी तरह भीतर भरें। धीरे धीरे उसे बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। एक एक अंग को शिथिल करते जाएं। आपका कोई भी अंग बाकी ना रहे। पूरी तरह से धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। एकदम रिलैक्स। चेहरे पे एक सुंदर मुस्कुराहट हो और चेहरा बिल्कुल तनाव मुक्त रहे। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है और मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आइए हम इस शांत मन के साथ आनापान सती ध्यान शुरू करें। तो आनापान सती का मतलब क्या है दोस्तों? आना का अर्थ है हर भीतर आती हुई श्वास और अपाना का मतलब है हर बाहर जाती हुई श्वास और सती का अर्थ है इस आती और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़े रहना और एक हो जाना। आइए एक मधुर संगीत के साथ और हम
अपने इस बाहरी दुनिया से अपनी पूरी जागरूकता को हटाकर अपने भीतर अंतर्मन की गहराई में उतरते जाए। एक एक श्वास को देखते देखते उसे महसूस करते हुए अंदर लें, उसी तरह बाहर जाते हुए उसे महसूस करें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपके हर आते और जाती हुई श्वासों को देखें और एक हो जाए।
बड़ा ही चंचल होता है। इतने सुंदर मधुर संगीत के बाद भी कभी भूतकाल में जाता है, कभी मन भविष्य में जाता है। इसीलिए इसे मंकी माइंड कहते हैं। हमें न भूत में जाना है न भविष्य में जाना है। हमें केवल वर्तमान में रहना है और वर्तमान में रहकर हमें अपने भविष्य को सुधारना है। तो वर्तमान में कैसे रहें? अपने श्वासों को महसूस करें। जब आप श्वास अपने भीतर लेते हैं तो नाभि के पास पेट ऊपर होता है और जब श्वास बाहर निकालते हैं तब पेट अंदर जाता है। इस तरह मन को टिका सकते हैं या अपनी छाती के पास जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो छाती ऊपर उठती है और जब श्वास बाहर निकालते हैं तो चेस्ट अंदर जाता है। इस तरह यहाँ भी अपने मन को टिका सकते हैं। यहाँ नासिका के द्वार पर अपने मन को रखें और एक एक श्वास को भीतर आते हुए उसे महसूस करें और बाहर जाते हुए इस तरह आप अपने अंतर मन की गहराई में उतरते जाएंगे और आपके विचार क्रमशः धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब मन एकदम विचार शून्य हो जाए उस समय जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है, विश्व शक्ति है, वह हमारे भीतर अंदर प्रवेश करती है। महसूस करें दोस्तों, अपने ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर के ऊपर का जो भाग होता है, तालु जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहाँ से यह जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे यह सफेद प्रकाश ब्रह्मरंध्र से होता हुआ हमारी आँखों में, नाक में, मुंह पर, कान, पूरे चेहरे पर धीरे धीरे भीतर भरता जा रहा है। यह विश्व की शक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। पूरे माथा में यह दिव्य शक्ति बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ते बढ़ते गर्दन में हमारे गले से होते हुए
कंधों तक आ गई है। यह सफेद प्रकाश जिसे हम दिव्य शक्ति भी कहते हैं, दोनों हाथों से आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों तक पहुंच चुकी है और यही दिव्य प्रकाश कंधों से होते हुए छाती हृदय तक आ चुका है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे शरीर के पूरे ऑर्गन्स समाता जा रहा है। लीवर, किडनी, पैनक्रियास, पूरे इंटेस्टाइन, इस तरह शरीर के अग्रभाग में यह पूरी तरह यह दिव्य शक्ति समाती जा रही है। महसूस करें दोस्तों, बैक में गर्दन से होते हुए यह कॉस्मिक एनर्जी अपर बैक और नीचे धीरे धीरे मिडल बैक और नीचे धीरे धीरे लोअर बैक, पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरी तरह से आपका पूरा बैक सफेद प्रकाश जो एनर्जी के रूप में है हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है। थाई जॉइंट से होते हुए यह विश्व शक्ति हमारे घुटनों तक आ चुकी है। जहाँ कहीं दर्द हो, थोड़ी देर वहाँ कुछ क्षण रुके, महसूस करें कि यह दिव्य शक्ति, दिव्य एनर्जी उस जगह पर बढ़ती जा रही है। घुटनों से होते हुए आपकी एड़ी तक यह ऊर्जा बढ़ती जा रही है। एड़ी से आगे बढ़ते हुए दोनों पंजों, पैरों की उंगलियों, पूरी तरह से यह कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे शरीर में समाहित हो चुकी है और आप इस ऊर्जा के अंदर हैं। आपकी एक एक कोशिका में यह दिव्य शक्ति पूरी तरह से भर गई है। यह हमारे पूरे नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रही है। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, जहाँ जहाँ पर अवरोध होंगे, ब्लॉकेजेस होंगे, यह कॉस्मिक एनर्जी उन ब्लॉकेजेस को दूर करके हमें रोग मुक्त करेगी।
पूरी तरह से बने रहे दोस्तों अपनी श्वासों के साथ और इस दिव्य सफेद प्रकाश पूरी तरह से महसूस करें। खो जाएं अपने भीतर गहराई में और गहराई में। यह वर्तमान का समय केवल आपका है। इसके एक एक क्षण का उपयोग करें। शरीर में यदि कहीं पर भी दर्द हो, कभी कमर दर्द हो, कभी सिर भारी हो जाता है, घुटने दर्द देते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। कई तरह के विचार आते हैं, बस उन विचारों का पीछा ना करें और जो भी अनुभव हो रहा है उसे केवल साक्षी भाव से देखें। कोई प्रतिक्रिया ना करें। धीरे धीरे सब अपने आप चला जाएगा। आप केवल अपनी आती और जाती हुई स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहें।
कितनी गहराई में हम अपने आप को लेकर जाएंगे। हमें ध्यान के द्वारा ही हमारे हर प्रश्नों का जवाब मिलेगा। मैं कौन हूँ? मेरी इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर आत्मा अनुभव लेने के लिए इस धरती पर आती है और ध्यान के द्वारा ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितना हो सके दोस्तों, जब भी समय मिले, कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह ध्यान करने बैठे और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा अर्थात एनर्जी को अपने अंदर लें। ध्यान के द्वारा दोस्तों हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हमें अपने साथ साथ इस पृथ्वी पर, इस आकाश पर और इस जल में जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए भी हमें मंगल कामना करनी चाहिए। उन सब के लिए मंगल मैत्री देनी चाहिए। तो आइए हम एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना के द्वारा सबको मंगल मैत्री दें, सबके लिए मंगल कामना करें। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने
जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होय रे। जल में स्थल में और गगन में, सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। लास्ट 1 मिनट। कोई भी अपनी आंखें ना खोले दोस्तों, बने रहे इस खामोशी के साथ। हम पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं। माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के 5 तत्वों को धन्यवाद दें। इस माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं सबको धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोले दोस्तों। अपने आप को थैंक यू कहें, अपने आप को शाबाशी दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के इस ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच रीता चौधरी जी आज हमें स्पिरिचुअल टैबलेट की एक नई टैबलेट के साथ हमें विजडम देंगी। तो वेलकम रीता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड ओवर टू यू। संध्या मैम, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आज जैसा कि आप लोग रोज ही एक नई स्पिरिचुअल टैबलेट का ज्ञान ले रहे हैं, तो आज भी एक नई स्पिरिचुअल टैबलेट है, लाइफ हेल्थ काउंसलिंग। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा ज्ञान लेंगे।
और ये विजडम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट्स के फाउंडर डॉक्टर जी के सर को पूरी कृतज्ञता से आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी आत्म बंधुओं को मेरा प्रणाम। दीप्ति मैम को लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड and thanks to the Dubai platform for creating this opportunity for junior counselors like us. Thank you so much. Thank you so much. तो मास्टर्स, जैसा कि मैंने टॉपिक बताया, लाइफ हेल्थ काउंसलिंग। हेल्थ काउंसलिंग के नाम से तो हम समझते हैं कि किसी डॉक्टर से सलाह लेना। काउंसलिंग मीन्स किसी की सलाह लेना, और हेल्थ काउंसलिंग क्योंकि हमारी हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित है, तो किसी डॉक्टर से सलाह लेना। लेकिन आज हम इसको दूसरी तरह से समझेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, प्राचीन समय से हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत प्रचलित थी। 5 साल के बच्चों को ही गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था ज्ञान पाने के लिए, और वहां पे उनको सभी शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था, और डे टू डे लाइफ के लिए, आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता था। तो जो वो बच्चे होते थे वो एक लिमिटेड पीरियड में बहुत कुछ सीख जाते थे। या उस समय ये साइंस और कॉमर्स और ये सब्जेक्ट कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आज के भी मुकाबले में बहुत ज्ञानी थे, और आमतौर पे जीवन में आने वाली हर समस्या को वो आसानी से सुलझा लेते थे। लेकिन ये जो गुरु थे, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं थे, या शास्त्र विद्या के लिए ही नहीं थे। आम जनता में भी जो लोग अपनी समस्या को, दैनिक जीवन की समस्या को समझ नहीं पाते थे या सुलझा नहीं पाते थे, तो वो भी इन गुरुओं के पास आते थे और गुरु के पास समय बिताते थे। गुरु इनके आचार व्यवहार को देखकर और इनकी समस्याओं को सुनकर बहुत कुछ समझ जाते थे, और फिर अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा इनको समस्याओं का हल समझाते थे। अपने दिव्य ज्ञान, अपनी थर्ड आई की नॉलेज के द्वारा इन लोगों को वो उनकी समस्याओं का सुझाव बताते थे। और जो लोग इनके पास समय बिताते थे और अपनी समस्या लेकर आते थे, वो बहुत फेथफुली, बहुत सिंसियरली, पूर्ण श्रद्धा के साथ उन सुझावों को फॉलो भी करते थे। और जब वो गुरु को छोड़ के जाते थे तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट स्वरूप, कोई गुरु को फ्रूट दे जाता था, कोई गाय भेंट कर देते थे, और कोई लोग सोने के सिक्के भी ले जाते। लेकिन डिमांड नहीं होती थी, हर इंसान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दे पाता था वो दे के जाता था। मगर क्या हुआ कि समय के साथ साथ गुरु जो थे वो कई सामाजिक एक्टिविटीज में बिजी रहने लगे, तो समस्याओं के उपचार के लिए अलग अलग पद्धतियां भी सामने आने लगी। पॉपुलेशन बढ़ती गई, दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों की आकांक्षाएं, दूसरों से ज्यादा पाने की डिजायर, असंतुष्टि, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे अरशद वर्गा कई बढ़ने लगे। उनके कारण समस्याएं भी बढ़ने लगी। लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस का समय ही नहीं रहता था उनको, क्योंकि लालच इतना बढ़ गया था कि हर कोई एक रैट रेस में भाग रहा था। और जैसा कहते हैं ना कि समस्या आने से पहले सल्यूशन तैयार हो जाता है, तो उसी तरह से लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत सारी पद्धतियां सामने आई। जैसे मानसिक प्रॉब्लम है तो साइकियाट्रिस्ट है, शारीरिक प्रॉब्लम है तो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, और उनके अनुसार मेडिसिन भी अवेलेबल। फिजियोथेरेपी आ गई, न जाने कितने तरह के ट्रीटमेंट शुरू हो गए। जैसे फिजियोथेरेपी आई तो एक्यूप्रेशर आया, रेकी आई, प्राणिक हीलिंग आई, बहुत सारा तरह के ट्रीटमेंट शुरू हो गए, और लोग खूब पैसा खर्च करके अपने इलाज करवाने लगे। लेकिन रिजल्ट क्या था? उनकी समस्याएं पूर्ण रूप से नहीं गई।
अगर शारीरिक समस्या है तो कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम गई, उसके बाद फिर वापस आ गई। पैसे की समस्या है तो कोई कुछ दिन काम चला, फिर वही समस्या सामने आ गई। शरीर खराब ज्यादा होने लगा और फायदे कम रहे, बीमारी जो थी वापस आने लगी। क्यों? क्योंकि इलाज का असली कारण तो देखा ही नहीं। कहते हैं ना कि अगर पेड़ में किसी शाखा में कोई रोग आ जाए, कोई कीड़ा लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, शाखा काट देते हैं। तो क्या शाखा काटना उस पेड़ को बीमारी से बचाने का इलाज है? कुछ दिन के बाद शाखा भी नहीं आ जाएगी, बीमारी भी वापस आ जाएगी। लेकिन यदि उस जो कीड़ा लगा है या जो बीमारी आई है, अगर उसका ट्रीटमेंट हम जड़ों में दे, दवाई जड़ों में छिड़की जाए, तो वो पेड़ बीमारी से बच जाएगा। इसी तरह से कई लोग क्या करते हैं, पौधे को पानी देने के लिए उसकी पत्तियों में पानी का छिड़काव करते हैं। तो पत्तियों में पानी देने से तो पौधा हरा भरा नहीं रह सकता, उसको तो पानी जड़ों में चाहिए। तो जब तक हम उसकी जड़ों में पानी नहीं देंगे तो वो हरा भरा नहीं रह पाएगा, फलेगा फूलेगा नहीं। इसी तरह से हमारे शरीर का ट्रीटमेंट है। समस्याएं सिर्फ फिजिकल नहीं होती हैं मास्टर्स, रिलेशनशिप में भी समस्याएं आती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं, फैमिली की और कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हर समस्या का कारण जानना बहुत जरूरी है। तो इस समय जब ऐसे समस्याएं बढ़ रही थी, तो यूनिवर्स से हमारे लिए पत्री जी के रूप में एक दिव्य आत्मा अवतरित हुई, जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा की बताई हुई मेडिटेशन पद्धति, जो कई समय से लुप्त हो चुकी थी, एक तरह से लोग भूल चुके थे, उस मेडिटेशन पद्धति को उन्होंने इतना प्रसारित किया, इतना प्रचार किया, और सिंगल हैंडेडली, कोई भी उनके साथ नहीं था उस समय। और इस लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने ना सिर्फ अपनी नौकरी छोड़ी, बल्कि पैसा, परिवार, फिजिकल कंफर्ट सब कुछ छोड़कर वो इस मेडिटेशन के गुणों को प्रचारित करने के लिए लोगों में चलते गए। बहुत दूर दूर तक डिस्टेंस कवर करके भी लोगों तक पहुंचे, लोगों को मेडिटेशन करवाई और मेडिटेशन के बेनिफिट्स को महसूस करवाया। सिर्फ मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन के बेनिफिट्स जब लोगों को खुद दिखने लगे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि सचमुच मेडिटेशन कितनी यूजफुल है। और जब ये प्रचार प्रसार हो रहा था, तो एक और दिव्य आत्मा, एक सुंदर आत्मा, डॉक्टर जीके के रूप में एक क्वालिफाइड डॉक्टर उनके कांटेक्ट में आए, और वो पत्री जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मटीरियलिस्टिक प्रैक्टिस को छोड़कर स्पिरिचुअल हेल्थ प्रैक्टिस को अपनाना ज्यादा बेहतर समझा। एक तो उनके पास मेडिकल का ज्ञान था, वो जानते थे कि अंग, हमारे शरीर के अंग कैसे काम करते हैं, और बीमारियों के कारण भी जानते थे। तो उन्होंने अपने किसी भी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट को ध्यान नहीं दिया। आज अगर वो मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिस कर रहे होते तो जाने कितने करोड़ों में खेल रहे होते, इतने काबिल डॉक्टर हैं। लेकिन उन्होंने ये सब छोड़कर आध्यात्मिक टैबलेट्स बनानी शुरू की, स्पिरिचुअल टैबलेट्स बनानी शुरू की, और उस स्पिरिचुअल टैबलेट्स ऐसी बनाई, आज मास्टर्स 500 से अधिक टैबलेट्स बन चुकी हैं। और उन टैबलेट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स को देखकर इस पद्धति को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, हजारों की संख्या में लोगों को आगे लाए और स्पिरिचुअल काउंसलर्स तैयार किए। तो मास्टर्स, स्पिरिचुअल काउंसलर्स जो होते हैं उनको मेडिकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ साइंस नहीं है। ऑल्दो ये साइंस पे बेस्ड है, साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन इसके लिए हमें बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स की उतना ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कितने सारे स्पिरिचुअल काउंसलर्स बनाए। आजकल आप देखते हो कि कितने ज्यादा L1, L2 के कोर्सेस आ गए हैं, जिसमें स्पिरिचुअल काउंसलर्स बनाए जाते हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर
हम कैसे बीमारियों की को जड़ों से निकाल सकते हैं, जड़ों से दूर कर सकते हैं, ये ज्ञान दिया जाता है मास्टर्स। और इसका सिलेबस कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारा ज्ञान है, इतना सारा ज्ञान है। और फिर उसके एग्जाम्स होते हैं। तो स्पिरिचुअल काउंसलर्स जब तैयार हो गए तो उनको पूरी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग के बाद अब कई हजारों की संख्या में स्पिरिचुअल काउंसलर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल काउंसलर्स भी कोई एक लैंग्वेज में ट्रेन नहीं है मास्टर्स, हर लैंग्वेज में, हमारे देश की हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में तो है, हिंदी में भी है, लेकिन हर रीजनल लैंग्वेज में तैयार हो रहे हैं। तो हमारे देश के हर स्टेट में इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए ये स्पिरिचुअल काउंसलर्स काम कर रहे हैं। जब ये स्पिरिचुअल काउंसलर्स तैयार हो गए तो स्पिरिचुअल हेल्थ सेंटर्स भी आने शुरू हो गए। अब ये स्पिरिचुअल हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं? जब जो लोग आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं, लाइक जो सुप्रीम पावर को मानते हैं, वो लोग इन सेंटर्स को मानते हैं, और वो ये समझते हैं कि अपना शरीर का जो इलाज है वो पूरी तरह से क्योर करने के लिए, बीमारियों को पूरी तरह से क्योर करने के लिए उनको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही किया जा सकता है, मेडिटेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। तो वो बेसिक मेडिटेशन को फॉलो करते हुए यहाँ स्पिरिचुअल काउंसलर से मीटिंग करते हैं। पहले तो स्पिरिचुअल काउंसलर्स को मीटिंग करने के लिए प्राइवेट होता था, लेकिन जब से कोविड आया तो मास्टर्स ये भी ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हो गई, और लोगों को इतना बेनिफिट हुआ कि अब आचार्य संगत के लिए डेज फिक्स किए जाते हैं, टाइम फिक्स किया जाता है, और जिन लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए अपनी समस्याओं को लेकर, मैं अगेन यही कह रही हूँ कि उसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आती मास्टर्स, उसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी कवर होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी कवर होती हैं, और साथ के साथ ये नौकरी की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का हल इन हेल्थ सेंटर्स के थ्रू हम ले सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो भी अफेक्टेड पर्सन है, जिसको भी गाइडेंस चाहिए, वो हर 15 दिन के बाद किसी ना किसी स्पिरिचुअल काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं। वो आचार्य संगत में आते हैं, वहां पे उनसे कांटेक्ट करते हैं, अपनी समस्याओं को डिटेल में बताते हैं, और उनके जो भी एक्सपीरियंसेस है उन समस्याओं की वजह से वो सीनियर काउंसलर के साथ डिस्कस करते हैं, और बड़ी ईमानदारी से इन आचार्य संगत में उनकी हर समस्या को नोट किया जाता है। जो भी डिस्कशन होती है उसकी एडवाइस दी जाती है, और जो अफेक्टेड पर्सन है, जिसको हम पेशेंट गॉड कहते हैं, हम पेशेंट गॉड इसलिए कहते हैं, वो हमारे लिए इसलिए गॉड है क्योंकि उसके थ्रू हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो हमें भी पता चलता है कि किस समस्या के लिए कौन सी प्रॉब्लम कारगर हुई, सफल हुई। तो इसलिए हम उनको पेशेंट गॉड कहते हैं। तो जो पेशेंट गॉड्स आते हैं वो सीनियर मास्टर्स की एडवाइस लेते हैं, और जैसे भी उनके मन में विचार होते हैं, क्योंकि मास्टर्स विचारों का हमारी जिंदगी पे बहुत बड़ा प्रभाव, बीमारियों का मेन कारण ही यही है कि हम कैसे विचार बनाते हैं। विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव विचार में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, और नेगेटिव विचार जो हैं वो हमारे शरीर पे, फिजिकल बॉडी पे कई तरह के रोग पैदा करते हैं। इसलिए इन हेल्थ सेंटर्स में एक लाइफ काउंसलिंग शीट तैयार की जाती है, जिसमें जो रेगुलर काउंसलिंग होती है, क्योंकि एक पेशेंट गॉड को तकरीबन हर 15-20 दिन के बाद बुलाया जाता है, उन जो एडवाइस उसको फर्स्ट टाइम दी जाती है, और जो जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी हेल्थ काउंसलिंग शीट में लिखी जाती है, और 15-15 दिन के बाद उसके जो जो अनुभव होते हैं, जो जो एक्सपीरियंसेस वो लेता है, या जो भी डिफिकल्टीज उसकी लाइफ में आती हैं, वो सारी उसमें रिकॉर्ड की जाती है। इसीलिए
उनको इसको उनकी केस फाइल इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो अब ये लाइव काउंसलिंग शीट क्या होती है? लाइफ काउंसलिंग शीट में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, आप एक एलोपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके लिए एक पेपर पे वो आपका नाम, सेक्स, एज, बीमारी कौन सी है शॉर्ट में लिख देते हैं और उसके बाद आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि आपने इतने दिन के लिए ये दवाई इतनी मात्रा में खानी है, राइट? उसी तरह से यहाँ पे जो काउंसलिंग शीट बनती है, जो भी पेशेंट गॉड आते हैं वो अपने रोग के बारे में जो जो बताते हैं वो सारा एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे लिख लिया जाता है। उनकी जो डिटेल्स होती हैं उनमें उसका नाम, उनका सेक्स, उनकी एज और डिजीज कौन सी है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और मतलब जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी उनकी कंसेंट के साथ लिखी जाती है मास्टर्स। क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पूरी चाहिए होती है। एलोपैथी में तो सिर्फ इतना पूछते हैं जी ये बीमारी आपके घर में किसी और को थी, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इसमें स्पिरिचुअल टैबलेट्स में जो बीमारियां होती हैं वो रिलेशनशिप की वजह से भी बहुत होती है, तो इसलिए उनकी फैमिली हिस्ट्री भी लिखनी पड़ती है। तो ये लिखने के लिए पहले पेशेंट की पूरी कंसेंट ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि क्या वो इसमें ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है उनके लिए कुछ। तो वो कंसेंट लेकर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन डिटेल, जो कि वो किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर चुके हैं, तो क्या डिटेल्स थी उनकी वो सारी डिटेल ली जाती है। कैसी डिफिकल्टीज उनको आ रही है, किस समय और कैसे डिफिकल्टीज उनको आ रही हैं, और जब वो कभी अपने हेल्दी स्टेट में थे तो उनकी सिचुएशंस कैसी थी। क्योंकि हर पेशेंट जन्म के साथ तो बीमारी नहीं लेके आता, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके कोई ना कोई बीमारी डेवलप हो जाती है। तो उनसे ये भी पूछा जाता है कि जब वो हेल्दी स्टेट में थे तो उनकी सिचुएशंस क्या थी, क्या ये प्रॉब्लम्स मैरिज के बाद आनी शुरू हुई, क्या ये प्रॉब्लम्स पार्टनर से आनी शुरू हुई। तो ये सारी डिटेल्स उनकी उस काउंसलिंग शीट में लिखी जाती हैं और फिर उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में उनको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले बेसिक चीज जो है वो उनको मेडिटेशन ही बताई जाती है। मेडिटेशन करने से हर 15 दिन के बाद उनके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी अनुभव वो लेते हैं, और या कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ पेशेंट गॉड्स ऐसा भी कहते हैं कि इस दौरान में उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो वो सारी डिटेल्स हर 15 दिन के बाद लेकर उस काउंसलिंग शीट में रेगुलरली एड अप होती जाती है। जिनको इम्प्रूवमेंट होती है वो भी ऐड होता है, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो भी ऐड होता है। तो यहाँ पर उनको फिर से मेडिटेशन कितने समय तक करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ग्रुप मेडिटेशन के बेनिफिट, पिरामिड मेडिटेशन के बेनिफिट और फुल मून मेडिटेशन के बेनिफिट्स, ये सारी नॉलेज के साथ साथ किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल टैबलेट तक उनको लाने के लिए बहुत सारी बुक्स भी गाइड की जाती हैं। किन बुक्स से हमें रियलाइज होना, काउंसलर्स को रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि इनकी प्रॉब्लम्स का जो ज्ञान है उस ज्ञान को पाने के लिए उनको कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए। और पहले तो सिर्फ बेसिक बुक्स उनको बताई जाती हैं ताकि उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये जो काउंसलिंग है ये हमारी दो कंसेप्ट्स पे आधारित है। एक, बी अ डॉक्टर अनटू योरसेल्फ, एंड ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा। बी ए डॉक्टर अनटू योरसेल्फ माने खुद के डॉक्टर खुद बन, अपने आप को खुद पहचानो, आप कौन हो। आप उस नॉलेज को जब ज्ञान कर लो, समझ जाओगे कि आप कौन हो, आप बॉडी लेवल पे हो या सोल लेवल पे, तो उसको एक डिस्टिंक्शन बताई जाती है जिससे उसको जब ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान से उसके जो कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। मास्टर्स, जब इंसान के कर्म भस्म हो जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से बीमारी से बाहर आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, who are spiritual health counselors।
जैसा मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर्स कौन होते हैं? जो पेशेंट गॉड को उसकी समस्याओं को सुनकर, उसको समझकर, उसको स्टेप वाइज बताते जाते हैं कि क्या क्या फॉलो करने से वो कैसे अपनी बीमारी से बाहर आए। तो ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर्स होते हैं, ये पहले तो सबसे पहले किसी भी मास्टर का केस तभी एक्सेप्ट करते हैं जब हेल्थ काउंसलिंग शीट में उसकी सारी डिटेल्स आ जाए। ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर्स होते हैं, ये ऑलरेडी अज्ञानता के रास्ते से बाहर आ चुके होते हैं, ये ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, ये बॉडी और सोल के डिफरेंस को पहचान चुके होते हैं और डिजीजेस का आने का कारण समझ चुके। ये होते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर्स, जो जब पेशेंट को गाइड करते हैं तो उनकी पूरी हिस्ट्री केस शीट से पढ़कर जान लेते हैं, उनसे क्वेश्चंस के द्वारा उनकी मिस्टेक्स को पहचानते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, यहाँ पे जो कारण है वो वास्तव में शरीर से कंसर्न नहीं है मास्टर्स, वो हमारी मानसिकता से है। कहते हैं ना, डिजीजेस जो है ज्यादातर वो साइकोसोमैटिक होती है, वो पहले मन में आती है, मन से में आने के बाद अगर हम उसको नहीं समझ पाते, उसका सही समय पर इलाज नहीं कर पाते, यानी अपने माइंड को सही रास्ते पर नहीं ला पाते, तो वो बीमारियां हमारी फिजिकल बॉडी पे। तो ये जो स्पिरिचुअल काउंसलर्स हैं, ये उस स्टेज से निकल चुके हैं, उनको ये ज्ञान मिल चुका है कि बीमारियों का असली कारण क्या है। इसलिए जब वो पेशेंट गॉड से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको रियलाइज हो जाता है कि पेशेंट गॉड कहाँ पे गलती कर रहा है। तो उनकी गलती को सुधारने के लिए वो उनको कई स्टेप्स बताती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे एक रिलेशनशिप में मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, मदर इन लॉ अपनी जगह पे कंप्लेंट करती हैं, डॉटर इन लॉ अपनी जगह पे कंप्लेंट करती, दोनों को समस्या है, पर उनमें से कोई एक जना ज्यादा हावी होता है, या तो मदर इन लॉ बहुत ज्यादा हावी हो जाती है या डॉटर इन लॉ हावी हो जाती है। तो जो कंप्लेंट लेकर आता है, मान लीजिए वो डॉटर इन लॉ है, वो बताती है काउंसलर को, उनको सब कुछ बताना होता है, उनको बड़ी क्लैरिटी से, ट्रांसपेरेंसी से अपनी प्रॉब्लम्स को बताना होता है। अब वो बताती है कि मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत टॉर्चर करती हैं, बहुत ज्यादा टोका टाकी करती हैं, और जिसकी वजह से मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ, मेरी समस्याएं शारीरिक समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जाती। अब इस स्टेज पे काउंसलर का जो रोल है वो एक मिरर की तरह है, वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है, और जो पेशेंट गॉड है उसको अपनी इमेज उस मिरर में दिखाता है। वो उनको बताते हैं कि आज जिस मदर इन लॉ को आप ऐसा कह रहे हो, वो भी किसी की मदर है, वो आपकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, लेकिन मदर की तरह ही है। अगर आप उसको एज अ मदर ट्रीट करोगे तो आपके रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आ सकती है। अब ये पेशेंट गॉड को इस चीज को समझने में कितना समय लगता है, ये उसकी मेडिटेशन प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है और उसकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड। तो ये अगर हम समझाते हैं और उसकी मिस्टेक्स को क्लियर पिक्चर देते हैं मिस्टेक्स की, और पेशेंट गॉड काउंसलर के अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो मास्टर्स ये इम्प्रूवमेंट उसकी बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों में सामने आने लगती है। कोई भी स्पिरिचुअल काउंसलर जो है कभी भी प्राणिक हीलिंग या रेकी का ट्रीटमेंट कभी नहीं देती, वो सिर्फ पेशेंट के ड्रीम एक्सपीरियंसेस, मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस या रेगुलर लाइफ एक्सपीरियंसेस को सुनकर अनुभव कर लेते हैं, ये मतलब अपना एस्टिमेट बना लेते हैं कि क्या कारण है इसकी प्रॉब्लम का। तो मास्टर्स जैसे एक आदमी ने, किसी ने बिजनेस शुरू करना है, तो वो एक बिजनेस टाइकून के पास जाएगा जिसको ये सब नॉलेज है, उससे पूछेगा कि क्या बिजनेस के लूप होल होते हैं, कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे हम बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे ला सकते हैं। तो वो बिजनेस टाइकून जो है वो उसका वो उसको अपना गुरु मान लेता है।
उसी तरह से मास्टर्स, जब हम किसी स्पिरिचुअल काउंसलर से, किसी सीनियर स्पिरिचुअल काउंसलर से जब हम एडवाइस लेते हैं, तो उसको गुरु मानकर यदि हम उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आज और इसमें ये भी बता सकते हो आप, एक हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं विमाना, उन्होंने कहा था कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। तो मास्टर का यहाँ पे क्या मतलब है? मास्टर्स फिजिकल मास्टर जरूरी नहीं है, मास्टर्स हमारी बुक्स भी हो सकती है, मास्टर्स जैसा पत्री जी ने कहा मास्टर्स हमारी सांसें भी हो सकती है। सिर्फ हमारी जो जिज्ञासा है, वो जो हमारी नॉलेज लेने की जो अग्नि है वो कितनी प्रज्वलित है, तो हमारे सामने फिजिकल मास्टर भी आ सकता है। हमारे सामने कोई रास्ता भी आ सकता है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या अपना शेयर करना हो, ऐड करना हो, तो मास्टर्स प्लीज आप बताएं। थैंक यू एक मैम, सेकंड में जरा मेरा भी, और एक सेकंड। बहुत सुंदर आपने बताया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस दीप्ति जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। बहुत ही सुंदर ध्यान और उसके बाद ज्ञान की बहुत ही सुंदर धारा। सच में आनंद आ गया। बहुत ही अच्छी तरह से रीटा जी आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारे काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स चलते हैं, किस तरह से एक काउंसलर और पीजी का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से रीटा जी ने सब चीजों को समझाया। जो उसमें एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि हेल्थ का खाली फिजिकल हेल्थ से मतलब नहीं होता। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मापदंड था पहले फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। एक व्यक्ति की अगर ये तीनों हेल्थ ठीक है, इसका मतलब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की विजडम आने के बाद उसमें स्पिरिचुअलिटी फैक्टर को भी बढ़ाया गया। अभी WHO ने भी इसको मान्यता दी है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, जब इन चारों चीजों में कोई परफेक्ट होता है तभी उसको हम कहते हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ इंसान है। तो इसमें सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है। जैसे रीटा जी ने बताया कि हमको उनके परिवारजनों के बारे में भी बात करनी पड़ती है, सभी फैक्टर्स को कवर करना पड़ता है। तो एक बात यहाँ पे मास्टर्स में बता दूं कि जो पीजी और काउंसलर का रिलेशन होता है ना, ये हमारे एथिक्स में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि जो हमारे बीच में बातचीत होती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है। क्योंकि कहीं पर भी उसको समझिए, एक जो हमारी जैसे टीम काम करती है, एक प्राइमरी काउंसलर होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी काउंसलर्स होते हैं। तो जो वो उस पीजी के साथ जो टीम काम करती है उसके सिवा किसी को भी बाहर तक नहीं जाती है। मैक्सिमम ये होता है कि अगर कोई ऐसी इशू है उसके लिए जी के सर से बात करनी पड़ती है। अगर काउंसलर के लेवल पे ही वो बात ठीक हो जाती है तो वहां तक भी बात नहीं जाती है। और ये तो देखिए माना जाता है ना कि अगर एक मरीज अपना दिल खोल के डॉक्टर के सामने नहीं बोलेगा तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकेगा। जैसे एक वकील के पास हम जाते हैं, अगर हम उसे सच्चाई से अपने सारी चीजें नहीं बताएंगे तो वो हमारे केस को लड़ेगा कैसे, हमारे फेवर में बात करेगा कैसे? तो उससे अपना दिल खोल के बात करनी पड़ती है। सेम वे में, और चाहे आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो आपको अपनी पूरी चीज बतानी पड़ती है। लेकिन उनके टूल्स क्या हैं? स्कैनिंग टूल्स। वो तो जैसे बॉडी के किसी पार्ट में बीमारी हुई, हाँ किडनी से रिलेटेड है तो सारी टेस्ट किडनी की कराएंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, MRI होगा,
और एक्सरेज होंगे, लेकिन हमारे जो स्कैनिंग टूल्स हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो स्कैनिंग टूल्स हैं, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हम ड्रीम एनालाइज करते हैं, मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस काउंट करते हैं, डे टू डे लाइफ, मास्टर्स इनर वॉइस, बहुत सारे ये टूल्स हैं हमारे। अब उन टूल्स वो कैसे काम करेंगे? जब तक पीजी अपने काउंसलर के साथ जुड़ेगा नहीं, मेंटली पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, विश्वास करेगा, अपने अंदर की बात बताएगा, क्योंकि बीमारी का कारण तो वही मनोदैहिक है, साइकोसोमेटिक है। अब वो बीमारी कहाँ से आ रही है, कौन से स्तर पे उस पीजी के अंदर वो बात स्टक है? क्योंकि ये जो बहुत सुंदर भजन बजाया संध्या जी ने, अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए ने, तो अंतर निर्मल होगा कैसे? जब तक वो गांठें नहीं टूटेंगी। और वो गांठें तो जब तक हम अपने काउंसलर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ पर स्टक है, तब तक वो काउंसलर तो कैसे पहुंचेगा वहां तक? वहां तक पहुंचने के लिए पेशेंट गॉड का पूरी तरह से ओपन अप होना बहुत जरूरी है। और ये बात हम अपने पीजीज को कहते हैं कि जो कुछ आप हमें बताओगे वो सिर्फ हम तक सीमित रहेगा। हम जैसे अभी रीटा जी ने बताया कि एक सास और बहू का कोई चैलेंज है। हमारे पास सास भी आती है, बहू भी आती है, लेकिन हम उनको कभी साथ में नहीं देखते, साथ में समय नहीं देते, अलग अलग देखते हैं, अलग अलग उनकी चैलेंजेस को सुनते हैं और उनके हिसाब से उनको उसके सॉल्यूशन बताते हैं। कभी भी जिक्र भी नहीं करते कि हाँ आपकी बहू के बारे में हमको सारा पता है, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर रिलेशनशिप के ऊपर आप बात करोगे तो किसी भी रिलेशनशिप में ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हाँ ये जरूरी है, किसी की 70% भूल होगी तो किसी की 30% होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति ही पूरी तरह से गलत हो। पर लेकिन हमको ये इस तरह से डील करना होता है कि हम एक भी बात उनको नहीं बताते हैं, सास की बहू को नहीं बताते, बहू की सास को नहीं बताते, किसी भी तरह से, पति पत्नी हो, माँ बच्चे, कई ऐसे मदर और डॉटर के बीच में बहुत ऐसी चैलेंजेस होते हैं, दोनों आते हैं हमारे पास, पर हम उनको बिल्कुल भी एक दूसरे के सामने ओपन अप नहीं करते हैं। तो पूरी तरह से हम पहले ही दिन पीजी अपने पेशेंट गॉड को कहते हैं कि आप हमारे पास आए हो, पूरी तरह से ट्रस्ट रखो कि जो कुछ भी आप बताओगे वो सिर्फ हम तक सीमित रहेगा। और अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसा कि हमसे ऊपर कोई चीज कि हमारे लेवल तक सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तब नहीं तो सर का भी ये कहना है, क्योंकि सर यहाँ तक ये बात है कि अगर सेकेंडरी काउंसलर उसको सॉल्व कर देता है तो प्राइमरी काउंसलर भी वहां पे अपने आप को दूर रखता है कि ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर दी तो बहुत अच्छा है। अगर प्राइमरी काउंसलर तक बात जाती है तो वो उस पर वर्क करता है। और अगर उससे भी ज्यादा बात है, क्योंकि कई क्रॉनिक केसेस भी आते हैं, तो सर के साथ बात होती है। नहीं तो हर किसी को अपने अपने लेवल पे काम करने के लिए स्वतंत्रता होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय बहुत हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का। रीटा जी ने बहुत सुंदर ज्ञान की धारा को साझा किया हम लोगों के साथ, और संध्या जी ने बहुत सुंदर मेडिटेशन कराई। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी दीप्ति मैम और रीता मैम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छा ज्ञान और ध्यान आपने बताया उस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर, यदि किसी को कुछ किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।